वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये बेसिकली क्या होती है। तो आज मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, जिसमें हम इसका आईआर के साथ भी कंपैरिजन करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशन में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि वो कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। तो बेसिकली मेथड तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको 3 के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन, फिर मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन और फिर मेथड ऑफ एग्रीमेंट। तो आज हम इन चीज़ों की बात करेंगे, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन आती है द स्टडी एंड कंपैरिजन्स ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अक्रॉस कंट्रीज़। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब बेसिकली इस डेफिनेशन में उसने हमें बताया क्या है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है। द स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अक्रॉस कंट्रीज़। अब इसमें जो की वर्ड हैं वो 3 हैं, एक है कंपैरिजन, एक है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक है अक्रॉस कंट्रीज़। तो सारी बात है, हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंट्रीज़ का आपस में कंपैरिजन करना होता है, और बाज़ औक़ात हम विद इन अ कंट्री, ये भी एज अ केस स्टडी लेके हम विद इन कंट्री चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में आप ये कंपैरिजन करें कि जो बलूचिस्तान है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों है, और जो पंजाब है वो इकोनॉमिकली एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान वो आगे क्यों है। तो इस तरह विद इन कंट्री भी इस कंपैरिजन करते हैं, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि 2 कंट्रीज़ को एज अ केस स्टडी लेते हैं और फिर उनको आपस में कंपेयर करते हैं। इसके बाद इसमें जो की पॉइंट है वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बताया कि विद इन कंट्री, और जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं, तो फिर आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको मद्देनज़र रखना है। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से क्या मुराद है, इसका पॉइंट ये वाला देखिए कि डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड आईआर इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पता है कि जब भी हम 2 कंट्रीज़ को या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं, तो हम उनकी जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल कंडीशन में जो सबसे बेस्ट आती है वो फ़ॉरेन पॉलिसी होती है, यानी इंडिया और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी आपस में कैसी है। और फिर अगर हम ज़्यादा डिटेल में चले जाएँ तो फिर आईआर में हम जो ट्रेड लिंक्स होते हैं उनको देखते हैं कि 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के आपस में ट्रेड कैसी है, और फिर इनके आपस में फ़ॉरेन पॉलिसी, इनके जो खारजा ताल्लुकात हैं वो आपस में कैसे हैं। ये होता है आईआर में। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या होता है, जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कि जब आप जब आप 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं, तो आपने उनकी जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उनको आपस में कंपेयर नहीं करना, बल्कि उनकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं यानी डोमेस्टिक या लोकल या मकामी जो चीज़ें हैं उनको आपस में कंपेयर करना है। अब इसके एक एग्जांपल फिर मैं आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम एक सवाल रेज़ करते हैं कि पाकिस्तान में क्यों 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को इकट्ठी आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में बहुत सारे मार्शल लॉ लगे, यानी जो डेमोक्रेसी थी वो सही तरीके से फ्लोरिश नहीं हुई, जबकि इंडिया में कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। और 1947 से लेकर 2020 तक जितने भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रहे हैं। अब यानी कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उस पर अलहदा से डिबेट हो सकती है कि वो वाकई ट्रू डेमोक्रेसी है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। हम इन जनरल बात करते हैं, और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते रहे। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं फ्लोरिश हुई, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे। अब इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की ट्रेड कैसी होती है इंडिया के साथ, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के साथ कैसी है, या ये चीज़ें। लेकिन इस सवाल के जवाब में जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, तो हम जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक कंडीशंस हैं उनको देखेंगे कि आया कि जो पाकिस्तान का कल्चर है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है या नहीं करता। आया कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस थे शुरू में या अब के, क्या वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि इन दी एंड जो इलीट होती हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनके पास फ़ैसला करने की ताकत होती है, ठीक है, ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है इन चीज़ों में, क्योंकि वो फ़ैसला करते हैं, उनके पास रिसोर्स होते हैं, और फिर उन चीज़ों पर अमल भी होता है। तो क्या जो शुरू के पॉलिटिशियंस थे उनके इंटरेस्ट में था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो या ना हो, यानी इस तरीके से जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होगी उसको हम एनालाइज करेंगे, ना कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि हम 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो भी हमने सवाल रेज़ किया है, ठीक है, उसको हम एनालाइज़ करेंगे और फिर हम अपनी कंक्लूजन निकालेंगे। इसकी फ़र्दर एग्जांपल मैं आपको आगे भी दूंगा, जिसमें हम ये लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे।
इसके बाद जिस तरह ये मैंने लिखा है कि सिमिलरिटीज़ एज वेल एज़ डिफरेंसेस, कि ये जो हमने कंपेयर करना है कंट्रीज़ को, उसमें हमने इनकी सिमिलरिटीज़ भी देखनी है और इनके डिफरेंसेस भी देखने हैं। ये पॉइंट मैं आपको मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन और मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन में यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद एक सवाल आता है कि एप्पल्स कैन ओनली बी कंपेयर टू एप्पल्स, ऑरेंजेस कैन ओनली बी कंपेयर टू ऑरेंजेस। ठीक है, कि जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें एक जैसी होंगी तो कंपेयर होंगी, कि आप एक सेब को सेब से कंपेयर कर सकते हैं, एक माल्टे को माल्टे से कंपेयर कर सकते हैं। अब कोई बंदा आपके पास एक माल्टा और एक सेब लेके आए और कहे कि इनको कंपेयर करके बताओ कि क्या चीज़ें हैं, तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपैरेटिव एनालिसिस है उसमें ये चीज़ उलट है। कंपैरेटिव एनालिसिस में कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा आप उन दो चीज़ों के बारे में लर्न करते हैं, उतना ज़्यादा आप उन दो चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम फिर यहाँ पर लेते हैं कि वी नो नथिंग बाय लिविंग इन पाकिस्तान। ठीक है, कि फ़र्ज़ करें मैं हूँ या आप हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप जब अपने कंट्री में रहेंगे तो आपको अपने कंट्री के बारे में बेसिकली कुछ पता नहीं होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान से इंडिया में जाता हूँ, 6 महीने 1 साल में इंडिया में रहता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मुझे ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तान के बारे में पता चलेंगी जो मैंने पहले कभी मुझे यानी पता नहीं थी, या पहले कभी मैंने एनालाइज़ नहीं की। या मैं पाकिस्तान में परमानेंट रहता हूँ लेकिन मैं चाइना जाता हूँ, साल एक साल वहाँ पे रहता हूँ, या मैं अमेरिका जाता हूँ 1 साल वहाँ पे रहता हूँ, तो जब मैं किसी दूसरे मुल्क में जाऊँगा और वहाँ पर रहूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा अपने जो असल कंट्री या पाकिस्तान उसके बारे में। तो पाकिस्तान के बारे में मुझे ऐसी ऐसी बातें फिर पता चलेंगी जो पहले कभी नहीं पता थी। ज़ाहिर बात है जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे, उनका अपना एक ख़ास कल्चर होगा, उनकी अपनी ख़ास जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो होंगी, उनके अपने ख़ास कायदे ज़वाबित कवानीन होंगे, ठीक है, जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ होंगे। तो आपको ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी नई बातें पता चल जाएंगी कि पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा होता है, या यहाँ पर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में नहीं होता, या पाकिस्तान में होता है यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। अगर पाकिस्तान में रहेंगे, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारेंगे, तो बेसिकली आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे और डिफरेंट तरीके से एनालाइज़ करेंगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा लर्न करेंगे। तो ये एक अहम पॉइंट है कंपैरेटिव एनालिसिस में। इसके अलावा कंपैरिजन इज़ द इंजन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये एक कोटेशन है, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद अहम चीज़ आती है लॉजिक ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस, कि वह कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया 3 तरीके हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है द मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन, फिर मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन, और फिर आता है मेथड ऑफ एग्रीमेंट। अब बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या? जिस तरह आप जानते हैं कि काम कोई भी हो उसका एक ख़ास तरीका होता है, और उस काम को उस ख़ास तरीके से किया जाए तो वो फिर अच्छा लगता है, अगर उसको उसके तरीके से ना किया जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसी तरह जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसमें जब आप 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं या विद इन कंट्री के कंपैरिजन करते हैं, तो उसका एक ख़ास तरीका होता है जिसको आपने फॉलो करके अपना जो सवाल है उसका जवाब निकालना होता है। तो ये वही 3 तरीके हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 3 आता है। सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है द मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि MSS। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ लेने होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। ठीक है, आपने अपने सवाल को जवाब देखना है, तो आपका सवाल इस बात को डिटरमाइन करेगा कि वो इन तीनों में से किस मेथड पे आता है। तो अगर तो वो पहले पे आता हो तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ लेने हैं जो आपस में इंतहाई ज़्यादा सिमिलर हो। फिर आपने क्या करना है कि उनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको एक एक करके आपने एलिमिनेट कर देना है, और सबसे आखिर में आपने कम से कम 2 की डिफरेंसेस निकालने हैं। उन 2 की डिफरेंसेस में एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की वजाहत में मैं नहीं जा रहा, लेकिन इन शॉर्ट के मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन में आपने 2 या 2 से ज़्यादा बिल्कुल एक जैसे यानी सिमिलर कंट्रीज़ को लेना है, उनकी सारी की सारी सिमिलरिटीज़ आपने एलिमिनेट करके 2 की डिफरेंस निकालनी है, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। अब आगे मैंने एक एग्जांपल दी है कि गन रिलेटेड वायलेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स देन एनी अदर एडवांस्ड कंट्री। अब सवाल ये है कि अमेरिका जो कि एक एडवांस कंट्री है, उसमें जो गन रिलेटेड वायलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एडवांस कंट्री। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम ये देखेंगे कि दूसरा एडवांस कंट्री कौन है यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा। तो उसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना के साथ
कनाडा के साथ कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कनाडा भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अमेरिका की इकोनॉमी नंबर 1 है, कनाडा की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। अमेरिका और कनाडा का लिटरेसी रेट वो बहुत हाई है। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा की जो हिस्ट्री है वो माइग्रेशन से मिलती है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा अमेरिका में और कनाडा में कंपैरिजन पाया जाता है, सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये हो गया मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अमेरिका में ही गन रिलेटेड वायलेंस क्यों होता है, दूसरे एडवांस कंट्री में क्यों नहीं होता? जब सारा कुछ सिमिलर है तो फिर दूसरे एडवांस कंट्रीज़ में भी गन रिलेटेड वायलेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो जिस तरह मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन में हमने क्या देखना है कि सारी की सारी सिमिलरिटीज़ को एलिमिनेट कर देना है और फिर दो की डिफरेंस निकालने हैं, और वो डिफरेंस हमें बताएंगे कि क्यों एक कंट्री में एक फ़लाँ चीज़ हो रही है और दूसरे में नहीं हो रही। तो जब हम मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन के ज़रिए एनालाइज करते हैं तो इन शॉर्ट हमें यह पता चलता है कि अमेरिका के अंदर जो गन ओनरशिप है, ठीक है, कि हर बंदा गन को ख़रीद कर सकता है, परचेज़ कर सकता है, ये प्रोसेस बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कि कनाडा में आप गन जब ख़रीदने जाते हैं तो इसका एक लंबा प्रोसेस है, आपको इतनी आसानी से गन नहीं मिलती। जबकि अमेरिका में जो गन ओनरशिप है ये बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो की डिफरेंस है दो एडवांस कंट्रीज़ में वो है गन ओनरशिप का, ठीक है। तो मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिज़ाइन इस तरीके से इस बात का जवाब देता है। दूसरा द मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, ये बिल्कुल पहले वाले का उलट है। इसमें हमने क्या करना है कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ को लेना है जो टोटली आपस में डिफरेंट हो, ठीक है। यानी ना उनका पॉलिटिकल सिस्टम आपस में मिलता हो, ना उनकी सोशल कंडीशन, ना उनका कल्चर, यानी कुछ भी आपस में नहीं मिलता। तो फिर जब हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो हमने एक एक करके सारे जो डिफरेंस हैं उनको निकाल देना है और आखिर में दो की सिमिलरिटीज़ इन दोनों में से फाइंड आउट कर लेनी है। वो की सिमिलरिटीज़ हमारे सवाल का जवाब देंगी। अब इसमें मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि ये कहा जाता है कि जापान में, गिनी में और लिथुआनिया में जो सुसाइड रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब हमने देखना है तो हम ये देखते हैं कि जापान दुनिया के एक कोने में है, गिनिया दूसरे में है, लिथुआनिया ये यानी कि सेंटर में कहीं पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि जापान का पॉलिटिकल सिस्टम, जापान का इकोनॉमिक सिस्टम, जापान का कल्चर टोटली डिफरेंट है गिना से, गिना का टोटली डिफरेंट है लिथुआनिया से। यानी ये तीन कंट्रीज़ किसी तौर पर भी आपस में नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिज़ाइन में हमने जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको निकालना होता है। तो सिमिलरिटीज़ जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या सिमिलरिटीज़ मिलती है कि इन तीनों कंट्रीज़ में जो अल्कोहल का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है, ठीक है। यानी जापान में, गिनिया में, लिथुआनिया में जो अल्कोहल का यूज़ है वो एक कॉमन फैक्टर बनता है सुसाइड रेट्स की, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि ये तीनों कंट्रीज़ टोटली डिफरेंट है, लेकिन अल्कोहल चूँकि कॉमन है, सिमिलर है इन तीनों कंट्रीज़ में, जो इस बात का बायस बनती है कि सुसाइड रेट इन तीनों कंट्रीज़ में हाई हैं। तो इस तरीके से ये जवाब मिलता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मेथड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमने अपने सवाल का जवाब ढूंढना है तो हमने दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ पर जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी कंपैरेटिव एनालिसिस करना है वो करेंगे, और उसके बाद जितने भी कंट्रीज़ पर हमने रिसर्च की उनमें से हम कॉमन फैक्टर्स यानी कि एग्रीमेंट, मेथड ऑफ एग्रीमेंट निकालेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है, तो उस बात को हम अपना जवाब समझेंगे। अब इसकी मिसाल देखिए कि अरब स्प्रिंग है, आपने इसका नाम सुना होगा, इंशाल्लाह आइंदा मेरी इस पर अलग से वीडियो आएगी। तो अरब स्प्रिंग के राइज़ होने की क्या वजह थी, एक बुनियादी क्या वजह थी? तो इस सवाल का जवाब हमें मेथड ऑफ एग्रीमेंट देता है कि जब हम बहुत सारे अरब कंट्रीज़ पर, ठीक है, इजिप्ट पर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, जितने भी हैं जहाँ पर अरब स्प्रिंग आया, वहाँ पर ये रिसर्च करते हैं कि क्या वजह बनी अरब स्प्रिंग के राइज़ होने का। तो एक हमें बुनियादी वजह मिलती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं सब में जो अथॉरिटेरियन रिजम है वो पाया जाता है। डेमोक्रेसी है नहीं, ना वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ना वहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, और ना ही वहाँ पर लीडरशिप का कंसेप्ट है कि कोई पार्टी हो, लोग उसको फॉलो करें, लोग एहतजाज के तौर पर बाहर निकलें या फ़लाँ। तो चूँकि है ही एक बादशाह ने रूल करना है, तो लोग किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, ठीक है, कोई यानी कि किस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करें, तो ऐसा काम वहाँ पर नहीं होता। इसलिए वहाँ पर जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो भी बहुत कम होती हैं। तो अरब स्प्रिंग के राइज़ होने की फिर बुनियादी वजह क्या थी? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक बुनियादी वजह अरब स्प्रिंग के राइज़ होने का सोशल मीडिया का इस्तेमाल था, ठीक है। यानी जितने भी अरब कंट्रीज़ थे, मिस्र था, ओमान था, सऊदी अरेबिया, या जितने भी हैं,
सब में जो सोशल मीडिया का यूज़ था, जिसमें फ़ेसबुक आता है, ट्विटर आता है, यूट्यूब पे व्लॉग्स आते हैं, ये इन चीज़ों ने लोगों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया और इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एक सोशल मूवमेंट बनी जो कि फैलती फैलती सारे अरब कंट्रीज़ में फैल गई और एक अरब स्प्रिंग की सूरत में सामने आई। तो ये था आज के लिए, ठीक है। ये वाली वीडियो बेसिकली मेरी आने वाली वीडियोस का इंसेप्शन है, ठीक है। जिस तरह शायद मैं आपने मेरी पोस्ट पढ़ी हो, इस वीडियो में मैंने पोस्ट की थी कि मेरी आइंदा की जो वीडियोस होंगी उसमें मैं इन सवालों के जवाब दूंगा कि गरीब कंट्रीज़ गरीब क्यों हैं, अमीर कंट्रीज़ अमीर क्यों हैं, इसके अलावा डेमोक्रेसी कैसे इमर्ज हुई, दहशतगर्द कत्ल क्यों करते हैं, जो लोग एहतजाज करते हैं वो एहतजाज क्यों करते हैं, ठीक है। हर सवाल का जवाब 3 पर्सपेक्टिव से, स्ट्रक्चरलिस्ट, रैशनलिस्ट और कल्चरलिस्ट। तो ये वीडियो उस सीरीज़ में सबसे पहली वीडियो है, ठीक है। इंशाल्लाह आइंदा से एक तरतीब के साथ सारी वीडियोज़ आएंगी, तो आप देखते रहिए। और इन वीडियोस में बेसिकली हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो बाकी की बातें उन्हीं वीडियोस में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।